विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम हमारे 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यासक्रम दिया गया है उसमें एक विभाग है व्यावहारिक हिंदी। इस व्यावहारिक हिंदी में पाठ क्रमांक 17 ब्लॉग लेखन। इनके लेखक है प्रवीण बरदापुरकर और ये हमारे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 95 या पेज नंबर 95 पर ये इस पाठ की शुरुआत होती है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ में लेखक ब्लॉग लेखन क्या है, ब्लॉग लेखन के नियम क्या है, ब्लॉग लेखन का स्वरूप क्या है और उनके ब्लॉग लेखन के वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा हमारे सामने की है और उनका वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उनका महत्व क्या है और ये जो ब्लॉग लेखन है किस तरह से समाज का जागरण का साधन यानी कि माध्यम बन चुका है और ये आजकल लोगों में किस तरह से लोकप्रिय माध्यम बन चुका है या बनता जा रहा है, ये भी लेखक ने बताने की कोशिश की है। ब्लॉग लेखन जो है ये समाचार से संबंधित है। समाचार जो होते हैं, समाचार पत्र भी हैं और समाचार हम टीवी पर भी देख सकते हैं। तो इन दोनों के लिए जर्नलिज्म यानी कि पत्रकार की जरूरत होती है, रिपोर्टर की। तो ये जो ब्लॉग लेखन है ये पत्रकारिता से संबंधित ये ब्लॉग लेखन है। तो लेखक हमें पत्रकारिता से संबंधित जो ये ब्लॉग लेखन है इसकी जानकारी हमें इस पाठ द्वारा वो देना चाहते हैं। तो हम इस पाठ की शुरुआत करने से पहले संक्षेप में हम लेखक का परिचय जानना चाहते हैं। प्रवीण बरदापुरकर, इनका जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ है और ये लेखक ब्लॉग लेखन में उन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है और इन्होंने मराठी पत्रकारिता में एक सम्मान का स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने जितने भी राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक हो तथा सांस्कृतिक, इन सभी क्षेत्रों का गहराई से अध्ययन करते हुए उन्हें समझने वाले एक निर्भीक पत्रकारिता के रूप में सुपरिचित है ये लेखक। उन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। उन्होंने ब्लॉग लेखन द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को उन्होंने परिभाषा देते हुए या परिभाषित करते हुए लोगों की विचारधारा को, यह जनमानस शब्द है यानी कि लोगों के मन को या विचारधारा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है या प्रयत्न किया है। और उन्होंने जितने भी ब्लॉग लेखन किए हैं या ब्लॉग लिखे हैं वह सब धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं यानी कि धर्मनिरपेक्षता के वो समर्थन करते हैं। ब्लॉग लेखन की उनकी जो भाषा है हिंदी और मराठी है, लेकिन वह सीधी सादी और रोचक और संप्रेषणीय भाषा है। इसीलिए उनके ब्लॉग लेखन एक विशेषता रखते हैं। उनकी कुछ ये पत्रकारिता से संबंधित होने के साथ भी उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख कृतियां हैं। पहली है डायरी, दूसरी है नोंदी, डायरी नंतरच्या दिवस असे की आई, ग्रेस नावाचं गारुड। बहुत सारी जो उनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो मराठी में लिखी गई है। ये जो पाठ दिया गया है वो आलेख के रूप में है। आलेख का मतलब होता है पत्रकारिता का ये जो क्षेत्र है उसमें प्रकाशित कोई वर्णनात्मक या विचारात्मक या निबंध जैसा या तो लेखक की रचना है या तो कोई लिखावट है, इसे कहते हैं
लेखन, आलेख या तो लेख भी कहते हैं। वर्तमान समय में ये जो आलेख है या लेख है, लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले अलग अलग आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक यानी कि समकालीन विषय को विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। आधुनिक युग में समाचार जो है, छपने वाले समाचार अलग अलग तरीके से या आलेख लिखकर विज्ञान यानी कि साइंस से संबंधित, राजनीतिक और समसामयिक यानी कि समकालीन विषयों को विस्तृत, उपयुक्त और ज्ञान बढ़ाने वाली जानकारी देते हैं। इसका फलस्वरूप पाठक जो पढ़ने वाले हैं एवं रचनाकार ये जो लिखने वाले हैं, इन दोनों में आलेख लेखन के प्रति पढ़ने और लेखन का भाव जागृत हो गया है। तो ये है आलेख की विशेषताएं। तो हम इस पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं, लेखक का कहने का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है, हम ये पाठ परिचय में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते। ये जो आधुनिक युग है, मॉडर्न जमाना चल रहा है, समय है, आधुनिक समय, इसमें पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि आजकल 24 घंटे न्यूज दिखाने वाले अनेक टीवी पर चैनल्स हैं। प्रादेशिक भाषा यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी हैं और हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। और दिन बे दिन ये पत्रकारिता क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है, देश विदेश में सभी जगह पर। समाचार पत्र हो यानी कि छपाई हुआ अथवा टेलीविजन देखने वाला और सुनने वाला साधन, इनमें समाचार चैनल हो टेलीविजन के, इनमें पत्रकारिता जो है, जर्नलिज्म, ये अछूती नहीं रही है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन यानी कि रिवाज या प्रथा भी लोकप्रिय बनती जा रही है। हमें जो ये पाठ दिया गया है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग लेखन का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए इस ब्लॉग लेखन का महत्व स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक ओर समाज को जागरूक करने का यानी कि सामाजिक जागरण का माध्यम यानी कि साधन बन चुका है, वही पत्रकारिता के क्षेत्र जो है उन पत्रकारों के जीवित तत्व के रूप में भी स्वीकृत हुआ है और बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है ये ब्लॉग लेखन। तो हम पाठ की शुरुआत डिटेल से करेंगे। ब्लॉग लेखन पाठ क्रमांक 17, लेखक प्रवीण बर्दापुरकर, पृष्ठ क्रमांक 95। तो पहले लेखक ब्लॉग लेखन से तात्पर्य यानी कि इस ब्लॉग लेखन से मतलब क्या है, महत्व क्या है। तो ब्लॉग ये जो लेखन है और ये जो पत्रकारिताओं से या समाचार पत्रों से या टेलीविजन से जो चैनल समाचार दिखाए जाते हैं उनसे संबंधित हैं। तो ब्लॉग अपना विचार, कोई भी व्यक्ति को अपना विचार हो या अपना मत हो व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। तो विद्यार्थियों, डिजिटल का मतलब क्या होता है? हम इंग्लिश तो बोल जाते हैं लेकिन समझता नहीं है। उसे हिंदी में कहते हैं अंकात्मक या तो उंगलियों द्वारा किया हुआ, उंगलियों से किया हुआ। तो ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है, ये जो ब्लॉग लेखन है उसके द्वारा जो व्यक्ति लिख रहा है उसको जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लॉग लेखन में लिखते समय पर ये इसकी शब्दों की जो संख्या है उसका कोई बंधन नहीं होता। अतः हम अपनी बात को, अपने मत को, अपने विचारों को विस्तार से रख सकते हैं। ये जो ब्लॉग हैं, ये ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है।
आपको वेबसाइट का तो मालूम है कि जाल वगैरह बोलते हैं उसे। ब्लॉग का अर्थ यानी कि ये लेख है। पोर्टल का मतलब होता है एक प्रवेश द्वार वगैरह जैसा। और ये अखबार, समाचार पत्र, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। देखिए, आजकल का भागदौड़ का जमाना है। बहुतों के पास भागदौड़ के जमाने में समय नहीं मिलता पढ़ने के लिए। बैठकर कोई समाचार पत्र ले या तो घर में टीवी के सामने बैठे रहे। इसीलिए क्या करते हैं, मोबाइल वगैरह में लेकर चलते हुए भी हम ब्लॉग वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, या पोर्टल में, या तो डिजिटल कोई भी माध्यम हो उसमें हम कंप्यूटर या तो टैब या सेल फोन या तो पर्दे पर ये पढ़ सकते हैं। इसीलिए उसे डिजिटल माध्यम कहलाता है। इस प्रकार के अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने के बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से हम किसी न किसी पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम समझते हैं। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी आज की ये जो पीढ़ी है, इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इस प्रकार का जो वाचन है करने वाली जो पीढ़ी है, वो देखो बहुत सारे जो युवक है या विद्यार्थी हैं, घर में अगर वर्तमान पत्र यानी कि समाचार पत्र या अखबार भी आता होगा तो वो पढ़ेगा नहीं। लेकिन आपके मोबाइल पर अगर कोई समाचार वगैरह होते हैं तो वो हम बड़े चाव से, दिलचस्पी से पढ़ते हैं। इसलिए इस प्रकार का वाचन करने वाली ये जो नई पीढ़ी है, इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। ये जो आज की नई पीढ़ी की मांग है, इसके कारण से क्या हो गए हैं, इसके जो लेखक हैं और पत्रकार हैं वो ग्लोबल का मतलब होता है जागतिक या विश्वव्यापी, ये विश्वव्यापी हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या, ये जो नए पढ़ने वाले हैं, इन वाचकों की या पढ़ने वालों की संख्या मुद्रित यानी कि छपाई किए हुए या छपा हुआ माध्यम के वाचकों से बहुत ही अधिक है। यानी कि अखबार पढ़ने वाले, समाचार पढ़ने वाले, इनसे ज़्यादा ये जो डिजिटल माध्यम द्वारा पढ़ने वाले या अधिक ज़्यादा संख्या में हैं। इस वर्ग में ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग की संख्या अधिक है। यानी कि ये जो डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने वाले हैं, इसमें ब्लॉग लेखन हो या कोई भी समाचार पढ़ने वाले जो है वो युवा वर्ग है खासतौर पर। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। हमारे मोबाइल का अगर हमने इंटरनेट ऑन किया तो पहले हमें तुरंत कोई ना कोई ऐप द्वारा हमें समाचार आना शुरू हो जाता, और वह बहुत बार हम उसे क्लिक किया तो हम पढ़ते हैं। सारे विश्व की जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है। इसीलिए ये सब पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा युवक हैं, युवा वर्ग हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि ये जो ब्लॉग लेखन है या डिजिटल माध्यम है, इनके द्वारा पढ़ने वाले जो संख्या है वो युवा वर्ग की है, क्योंकि ये युवा वर्ग मुद्रित यानी कि छपे हुए समाचार पत्र हो, लेख हो, पत्रिकाएं के बजाय ये डिजिटल माध्यम द्वारा पढ़ना पसंद करते हैं। तो विद्यार्थियों, अगला मुद्दा है ब्लॉग की खोज। ब्लॉग की खोज कैसे? ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है। ये जो ब्लॉग लेखन है, उनका निर्माण या उनकी खोज कैसे हुई है, इसके संदर्भ यानी कि उनके विषय में निश्चित रूप से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है। कोई भी जानकारी
या कागजात वगैरह किसी के पास मौजूद नहीं है। जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार लेखक कहते हैं कि ब्लॉग की खोज कैसे हुई है। उसके अनुसार जस्टिन हॉल व्यक्ति है, जस्टिन हॉल ने सन 1994 में 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया, ब्लॉग का। उसके बाद जॉन बर्गर ने इसके लिए वे ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था और माना जाता है कि सन 1999 इस सन 1999 में पीटर मेयरहोल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्तापित कर उसे व्यवहार में लाया। प्रस्तापित करने का मतलब होता है स्थापित किया हुआ, उसे स्थापित किया और ये प्रचलन में या व्यवहार में आ गया। उसके बाद लेखक कहना चाहते हैं कि भारत में 2002 में यानी कि 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और हमारे भारत देश में इस ब्लॉग लेखन का आरंभ 2002 के बाद हुआ है। और जैसे ही आरंभ हुआ उसके बाद देखते देखते ये माध्यम, ये साधन लोकप्रिय हुआ तथा इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम से रूप में मान्यता भी प्राप्ति हुई है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रकटीकरण या स्पष्टीकरण या अभिव्यंजन या प्रकाट या प्रकाशित करने की क्रिया। हमारे भारत देश में देखो कैसे कैसे ब्लॉग लेखन की शुरुआत 1994 में जस्टिन हॉल ने सबसे पहले ब्लॉग लेखन शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद जॉन बर्गर ने इसके लिए वे ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद सन 1999 में पीटर मेयरहोल्स ने ब्लॉग शब्दों को प्रस्तापित किया, स्थापित किया और उसे व्यवहार में भी लाया, सीमित नहीं रहने दिया, पूरी दुनिया के सामने लाया। और हमारे भारत देश में 2002 के बाद ये ब्लॉग लेखन का आरंभ यानी कि शुरुआत हुई और देखते देखते ये भारत में भी और देश विदेश में भी ये माध्यम लोकप्रिय साधन लोकप्रिय हुआ तथा इसे प्रकट या प्रकाशित करने के ये जो नए माध्यम के रूप में मान्यता भी इसको प्राप्त हुई है। तो विद्यार्थियों, हमने दो मुद्दे अब तक देखे हैं। एक है ब्लॉग लेखन से तात्पर्य, दूसरा है ब्लॉग लेखन की खोज, यानी कि ब्लॉग लेखन की निश्चित खोज के बारे में किसी के पास कोई कागजात नहीं है, फिर भी ब्लॉग लेखन की शुरुआत कैसे हुई, उनके ये शब्दों का प्रयोग कब किया गया, ये हमें 2-3 उदाहरण देकर लेखक ने ये बताने की कोशिश की। उसके बाद ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया, यानी कि ये जो ब्लॉग लेखन है पत्रकारिता का, जो पत्रकारिता से या समाचारों से संबंधित ये जो ब्लॉग लेखन है, इनकी लिखने की प्रक्रिया कैसी है। तो ये एक टेक्निकल को हिंदी में तकनीकी कहते हैं, अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है, प्रोसीजर। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड कराना होता है। इसके लिए डोमेन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र या विचार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र या अनुक्षेत्र या तो सिर्फ क्षेत्र भी कहते हैं। यानी कि जो तुम्हारा विचार क्षेत्र है या कार्य क्षेत्र है, इसको पहले डोमेन यानी कि अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड कराना होता है। रजिस्टर का मतलब होता है पंजीकरण, यानी कि पंजीबद्ध, उसे पंजीकृत भी बोलते हैं। तो इसे पहले पंजीकृत करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है उसके शीर्षक को, टाइटल को। उसके बाद वो किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है, उसके बाद वो किसी न किसी सर्वर से ये जोड़ना पड़ता है, ये ब्लॉग लेखन का शीर्षक वगैरह देकर रजिस्टर करने के बाद।
और उसमें अपनी जो विषय की जो सामग्री है, मटेरियल बोलते हैं उसे, उसमें अपने विषय की जो ये सामग्री है उसमें समाविष्ट कर हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो भी इस ब्लॉग लेखन का मटेरियल है वो सर्वर में जोड़कर देकर रजिस्टर करके उसे उसमें एंट्रेंस करके इस माध्यम का हम उपयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में यानी कि इस विषय में विस्तृत जानकारी गूगल पर उपलब्ध है। ब्लॉग लेखन के बारे में विस्तृत यानी कि विस्तृत रूप से पूरी की पूरी डिटेल से जानकारी हमें गूगल पर उपलब्ध मौजूद मिलेगी। कुछ विशेषज्ञ यानी कि जानकार इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं देते हैं। यानी कि कुछ जो विशेष जानकार है इस ब्लॉग लेखन के बारे में, ये हमें निःशुल्क नहीं यानी कि फ्री में नहीं है, मुफ्त में नहीं है, उनके ये सेवा देने के लिए कुछ शुल्क के साथ हमें प्रदान करते हैं, सर्विस देते हैं, यानी कि कुछ पेमेंट भुगतान करना पड़ेगा। ब्लॉग लेखक के लिए आवश्यक कौन से गुणों की आवश्यकता है? ब्लॉग लिखते समय पर ये जो ब्लॉग लिखने वाले लेखक हैं इनमें कौन से गुणों की आवश्यकता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। ये जो ब्लॉग लिखते समय पर ब्लॉग लेखक को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद यानी कि बातचीत करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन यानी कि अधिक या विशाल पढ़ाई, चिंतन यानी कि मनन करना या ध्यान, तथा भाषा का समुचित ज्ञान। भाषा का, हम जिस भाषा में ब्लॉग लेखन करते जा रहे हैं या उनके बारे में जानकारी देने के लिए जा रहे हैं तो उन भाषा का हमें समुचित यानी कि उचित या उपयुक्त ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा सहज, भाषा सामने वालों को सुनने के लिए या पढ़ने वालों के लिए सहज और प्रवाहमयी यानी कि गतिशील, उसमें उतार चढ़ाव, कहाँ धीमी बोलनी है, कहाँ आवाज ऊंचा करना है, ये प्रवाहमयी हो तो पाठक उसे अच्छा पढ़ेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ जो भी विषय है उसके बारे में संदर्भ, कुछ रेफरेंस, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। यानी कि जो भी ब्लॉग लेखन लिख रहे हैं उस लेखक को भाषा यानी कि संवाद स्थापित करने के लिए विषय होना चाहिए और विषय के लिए विपुल पठन यानी कि पढ़ना, अधिक पढ़ाई, चिंतन यानी कि मनन ध्यान, भाषा का समुचित ज्ञान यानी कि उपयुक्त ज्ञान आवश्यक है। उसके साथ साथ भाषा की सहजता, भाषा की प्रवाहमयता क्या हो जाते हैं, जो पाठक है पढ़ने वाले उसको अच्छे लगते हैं। साथ ही लेखक के पास जो भी विषय के लिए ब्लॉग लेखन लिख रहे हैं उसके संदर्भ में संदर्भ देना चाहिए। घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। यानी कि जिसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अगर वो ब्लॉग लेखन लिख रहे हैं तो उनकी उसके बारे में कुछ घटनाएं, उनकी कुछ यादें ब्लॉग लेखन में अगर दी तो पढ़ने के लिए अच्छी लगती है। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, यानी कि जिस किसी भी घटना पर हो, किसी क्षेत्र का हो या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के संदर्भ में अगर आप अपना लेख लिख रहे हैं तो उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना है, कैसा स्थापित हुआ है। किसी विशेष भेंट के दौरान यानी कि कोई आप उसको मिलने के लिए गए, उसके दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यानी कि आपसे कैसे व्यवहार किया, आप कैसे प्रभावित किया, कैसा प्रभाव डाला, उन्होंने आपका प्रभाव आकर्षित किया। यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित
कौन सा पहलू आपकी स्मृतियों में रहा, यानी कि अगर वह व्यक्ति आपके समीप का है, निकटस्थ का मतलब होता है समीप या पास का, या आपसे संबंधित है या परिचित है, तो उनकी सहृदयता यानी कि दयालुता, मानवता यानी कि इंसानियत आदि ये जो विषय हैं, दयालु या इंसानियत, आदि से संबंधित कौन सा पहलू, कौन सा पक्ष आपके याद में रहा, स्मृतियों में रहा, यानी कि स्मरण में रहा। ऐसे अनेक विषय है जिन्हें आप शब्दांकित यानी कि शब्दों द्वारा लिख सकते हैं या पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, लिखकर पाठकों को विश्वास जागृत कर सकते हैं। यहाँ इस बात का ध्यान रहे ब्लॉग लिखते समय पर कि विषय में आशय की गहराई हो। आशय का मतलब होता है तात्पर्य, अभिप्राय या अर्थ। जो भी विषय है जिसके बारे में लिख रहे हैं उसके अर्थ की गहराई हो या तात्पर्य या अभिप्राय की गहराई होनी चाहिए, डीप नॉलेज। प्रवाही कथन, जो हम बात कर रहे हैं, कथन जो भी लिख रहे हैं या संवाद हैं, वो उनकी जो शैली है, इसका एक प्रवाहमयी कथन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। मापदंड यानी कि मानक या कसौटी है। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाए तो पाठक विशेष सामग्री से बहुत जल्दी एकरूप हो जाता है। यानी कि क्लिष्ट शब्द यानी कि कठिन शब्दों का, कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और जो लोगों के समझ में आएगी ऐसी सीधी सादी और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने यदि ऐसा किया तो ये जो विषय के बारे में जो सामान या माल या साधन है आपके पास, विषय ब्लॉग लेखन के विषय के बारे में जो भी सामग्री है, जो भी साधन है या मटेरियल है, इससे बहुत ही ये जो पढ़ने वाले पाठक है ये रस यानी कि समरस हो जाएंगे। सटीक विशेषणों के प्रयोग, सटीक का मतलब होता है बिल्कुल ठीक। कभी कभी हम सामने वालों को विशेषण के रूप में बड़ा चढ़ाकर विशेषण देते हैं, तो सटीक विशेषण के प्रयोग से भाषा का सौष्ठव प्राप्त होता है और पाठक इसकी ओर आकर्षित होता है। यानी कि ये जो है बिल्कुल ठीक विशेषणों का प्रयोग करते हुए ये जो भाषा है, भाषा को क्या करता है, सौष्ठव प्राप्त होता है। सौष्ठव का मतलब होता है सुंदरता या उत्तमता प्राप्त होती है। यानी कि हम जो इसे कोई भी विशेषण देंगे या शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हम भाषा को क्या होती है, सुंदरता प्राप्त होती है या उत्तमता प्राप्त होती है। और पाठक इन विशेषणों के प्रति या भाषा की सुंदरता के प्रति क्या हो जाते हैं, उसको आकर्षित हो जाते हैं। वो भाषा शब्दों या अक्षरों का समूह नहीं होता। भाषा जो है सिर्फ शब्दों का या अक्षरों का समूह नहीं होता है। प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है। लेखक ने बहुत बराबर सही कहा है। यहाँ हम जो भी पढ़ते हैं या लिखते हैं वो सिर्फ भाषाओं का या शब्दों का समूह नहीं है, अक्षरों का समूह नहीं है। उसमें जो शब्द होता है, हर शब्द एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है या नए नए अर्थ का जन्म होता है तथा उस अर्थ में कहीं ना कहीं किसी न किसी भावनाएं समाहित है। निहित का मतलब होता है समाहित। किसी न किसी हर अर्थ शब्द में अर्थ में भावनाएं समाहित है या समाहित है। सहज सरल होने के साथ भाषा का बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। भाषा अगर सहज सरल है तो उसका बांकपन का मतलब होता है अधिक मनोहर या सजावट। ब्लॉग लेखन की क्या गरिमा को बढ़ाता है, यानी कि गौरव को बढ़ाता है। शैली एक दिन में नहीं बनती, यानी कि ये जो भाषा का प्रकार है या शैली है या रचना है या पद्धति है, एक दिन में नहीं बनती। यह सतत लेखन से ही संभव है। जो भी लेखक हो, ब्लॉग लेखक हो, कोई भी कवि हो, वो एक दिन में इतने भाषा शैली वगैरह ये जो प्रकार है, पद्धति है, रचना है, वो एक दिन में नहीं बनती। तो हमेशा लेखन करते रहने से ये संभव होती है। जिस प्रकार कोई गायक होता है तो उसे गाना अच्छा गाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, रियाज। प्रतिदिन यानी कि हर रोज रियाज यानी कि अभ्यास कर,
वो जो गाने में संगीत क्षेत्र से संबंधित राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है। लय, तार, स्वर के ये जो राग वगैरह हैं उसे बंदिश यानी कि रचना का निर्माण करने में वो निपुण बनता है, प्रवीण या कुशल बन जाता है। उसी प्रकार निरंतर लेखन से लेखक की शैली विकसित होती है और वह विकसित होने के बाद पाठकों को प्रभावित करती है। इस तरह से लेखक ने ब्लॉग लेखन से तात्पर्य बताया, ब्लॉग लेखन की खोज बताई, ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया बताई और ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण बताए। तो आज हम इस पाठ में इतनी ही जानकारी लेते हैं। बाकी के नेक्स्ट भाग में, ये पहले भाग में इतने ही लेते हैं, बाकी के अगले भाग में लेने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफी है।